से मैंने मैसेज डाल दिया था, सब मोबाइल पे ऑन करके ऐसे छोड़ दीजिए ना बैग में, जिनका जिनका साथ सब। ठीक है, good afternoon, all of you. Good afternoon. I hope all of you are ready for today's session on a new topic. See, today I want to discuss a very basic topic. Okay. And that basic topic is Bloom's taxonomy. So, why am I discussing Bloom's taxonomy? क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ये भी सेशन शुरू होने वाला है. So you all must be preparing your lesson plan, syllabus, ये वो, learning objectives. तो इसमें Bloom's taxonomy is very very important. I think this will be helpful for you. So let me share my screen on Bloom's taxonomy. Okay. Just give me 1 second. COU हो गया, सौदा करेंगे. अभी पूरा स्कैन कर लेते हैं, उसके बाद COU स्कैन करके सौदा करेंगे. ये भी आधा से ज़्यादा हो गया, 11 और बाकी है इसमें. व्हाट्सएप से किया हुआ, पहले से व्हाट्सएप से किया हुआ था, बोल के.
हाँ, उसमें एक जैसा होता है, एक जैसा लगता है। एक बार ये क्या होता है, अनुकृति में बोली थी कि अनिल सर सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन हिंदी टाइप का तो हम देखते नहीं हैं। हाँ, जब भी सामने आया ना था उस टाइम हमें क्या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, डालते रहते हो जाता है। स्लो करते हैं। Okay. So we are going to try जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये बता रही थी कि मान लीजिए कि आप एक क्लास में गए आज 7 AM में आपको इंग्लिश पढ़ाना है। यू वेंट टू द क्लास। आप क्या सोचकर क्लास में जाते हैं? टीचर क्या सोचकर क्लास में जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैंने सोच कर जाते कि आज हमें ये टॉपिक पढ़ाना है, हमें ये पोएम पढ़ाना है, आज हमें इस पैराग्राफ का ये पेज पढ़ाना है, बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। तो इसका मतलब ये कि जब भी आप किसी क्लास में जाते हैं तो आप किसी चैप्टर को, किसी टॉपिक को पढ़ाने जाते हैं। यही पे ब्लूम्स कहते हैं कि दिस इज रॉन्ग। हम कभी भी किसी भी क्लास में टॉपिक को पढ़ाने ना जाए। हम क्या पढ़ाने जाए? हम हमेशा अपने दिमाग में एक ऑब्जेक्टिव लेके जाए कि आज मुझे क्लास में क्या करना है। एंड दीज ऑब्जेक्टिव शुड बी रिलेटेड टू द कॉग्निशन लेवल ऑफ द चाइल्ड, जिसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। कॉग्निशन मतलब दिमाग। हमारे दिमाग के थ्रू हम क्या सीखते हैं, वो सिखाने के लिए टीचर चाहिए। टीचर एक चैप्टर पढ़ाने, एक पोएम पढ़ाने नहीं जाएंगे। मान लो मैंने अपने जीवन में पोएम नहीं पढ़ा तो क्या फर्क पड़ गया मेरे जीवन में, लेकिन अगर मैंने अपने जीवन में रेसिटेशन नहीं सीखा तो हो सकता है मेरे जीवन में बहुत चीज में फर्क पड़े। मुझे कोई कंपटीशन नहीं जा सकूं, मैं कहीं डिलीवरी नहीं कर सकूं, मुझे कोई प्राइज नहीं मिले, मैं 10 लोगों के सामने जब वो पोएम रिसाइट कर रहे हैं मैं बुद्धू बन जाऊं। लेकिन एक पर्टिकुलर पोएम नहीं जानने से मेरे जीवन में खास हो सकता है मुझे 2-4 नंबर कम आएंगे किसी एग्जाम में। तो ब्लूम्स कहते हैं कि whenever you are going to the class, please frame your instructional objectives on the basis of Bloom's taxonomy। तो taxonomy को हम देखेंगे भी। और उसके बाद वो एक और चीज कहते हैं कि जो आप ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में अपना लर्निंग ऑब्जेक्टिव बनाते हो, वही लर्निंग ऑब्जेक्टिव को आप असेसमेंट में भी यूज कर लें। यानी अगर आप अपनी लर्निंग ऑब्जेक्टिव बनाते हो कि मेरे बच्चे को रेसिटेशन और पोएम आना चाहिए, तो फिर आप जब असेसमेंट लोगे बच्चे का, उस समय भी आप क्या डिसाइड करोगे कि रेसिटेशन आपको आती है कि नहीं आती है, यही पूछोगे। ये नहीं कि आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा रेसिटेशन करना और आप एग्जाम में पूछोगे पोएम लिखो, दोनों अलग अलग बातें होगी। इसलिए बच्चे शायद फेल करते हैं, क्योंकि हमारा जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है और हमारा जो असेसमेंट के क्वेश्चंस है, ये दोनों एक दूसरे के साथ मैच नहीं करते हैं। क्लियर? सो ब्लूम कहते हैं कि Bloom's taxonomy is a classification system used to define, distinguish different levels of human cognition। यानी ब्लूम कहते हैं कि जो भी इंसान, मेरे टैक्सोनॉमी से आप जो भी पढ़ रहे हो, ये इंसान के दिमाग को यूज करने की टैक्सोनॉमी है। It is only related to the brain. Please remember this very clearly. I want to make it very clear to all of you that Bloom's taxonomy is related to the human brain। ब्लूम कहते हैं कि दिमाग, इंसान का दिमाग सोच सकता है, लर्न कर सकता है और समझ सकता है। यही 3 काम हम दिमाग के थ्रू करते हैं और इसी में बाकी सारी चीजें इसी से आधारित हैं। हम सोच सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, समझ सकते हैं और इसी से बाकी सारे काम होते हैं। अब आप पूछेंगे कि मैम क्या हम दिमाग के अलावा किसी और जगह से भी सीख सकते हैं? बिल्कुल सीख सकते हैं। हमारे अलग अलग डोमेन्स ऑफ लर्निंग है।
ऐसा महात्मा गांधी जी भी कहते थे कि इंसान 3 तरीके से सीख सकता है. There are 3 H's. What are the 3 H? The first is head, the second is hand, and the third is heart. यानी हम अपने मस्तिष्क से सीखते हैं, अपने हाथों से सीखते हैं और अपने दिल से सीखते हैं. हेड को कहा जाता है कॉग्निशन, हैंड को कहा जाता है साइकोमोटर और हार्ट को कहा जाता है इफेक्टिव डोमेन. हेड को वंस अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, हेड को कहा जाता है कॉग्निशन, हैंड को कहा जाता है साइकोमोटर और हार्ट को कहा जाता है इफेक्टिव डोमेन. यानी हम अपने दिमाग से सीखते हैं. यानी कैसे दिमाग से सीखते हैं, मैंने आपको पिछले सेट में समझाया था, सोचकर या करके या समझकर. हम अपने हाथों से कैसे सीखते हैं, जैसे मान लीजिए आपको आटा गूंथना सीखना है तो आप दिमाग से थोड़ी सीखेंगे, आप हाथ से जब तक करेंगे नहीं आटा नहीं गुथाएंगे. और बहुत सारी चीजें हम दिल से सीखते हैं. यानी फॉर एग्जाम्पल आप किसी से बहुत प्यार करते और उस इंसान ने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, उस बुरे बर्ताव की वजह से आपके अंदर कुछ इमोशनल चेंजेस हुई. फिर आपने ये तय किया कि नहीं, मैंने इस इंसान के साथ इस रिलेशनशिप में यही गलतियां की हैं जो मैं दोबारा अपने लाइफ में नहीं करूंगा या नहीं करेंगे. यानी आपके दिल पर कुछ असर हुआ जिसकी वजह से आपने लाइफ का कोई लेसन सीखा. ऐसे ही बहुत समय हमारे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके दिल पे उनके टीचर की बहुत सुंदर छवि बन जाती है. दे आर वेरी वेरी प्रेजेंट पिक्चर ऑफ द टीचर. सो व्हाटएवर द टीचर सेज द चाइल्ड डज दैट, क्योंकि वो टीचर इज connected with the child through the heart, not through the head. So when you love somebody, चाहे वो कोई भी हो, तो you listen to everything that that person says because there is a heart-to-heart connection with that person. Clear? You understanding? So we learn from 3 areas: head, hand, and heart. Okay? Now the next is Bloom's taxonomy में हम head के बारे में पढ़ते हैं, यानी knowledge. अगर आप साइकोमोटर डोमेन के बारे में और जानकारी पे आप पाना चाहते हैं तो एक नाम मैं आपको दे रही हूँ, आप इनके वर्क को पढ़ सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो. अनीता हैरो, इन्होंने साइकोमोटर डोमेन पे बहुत अच्छा काम किया, जैसे ब्लूम ने कॉग्निटिव डोमेन में किया है. और अगर आप इफेक्टिव डोमेन यानी हार्ट के बारे में ज्यादा पढ़ना चाहते हैं तो वो है आप डेविड क्राथवॉल का वर्क पढ़िए. ही हैज डन अ लॉट ऑफ वर्क ऑन द इफेक्टिव डोमेन. Please remember this: head means cognitive, hand means psychomotor, heart means affective domain. Is it clear? Have you understood? तो इसको एजुकेशनिस्ट बहुत समय KSA भी कहते हैं. KSA मतलब K for knowledge, S for skills and A for effective. KSA मॉडल. तो KSA मॉडल में K आज हम पढ़ने वाले हैं, जिस पे काम किसने किया, जिस पे काम किया है ब्लूम ने. Clear? Anybody has any questions? Next. ब्लूम टैक्सोनॉमी पढ़ने के पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको समझाना चाहूंगी मैं कि व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी. ब्लूम एक ऐसे एजुकेशनिस्ट है जिन्होंने 1956 में एक पब्लिशिंग की. क्या पब्लिशिंग थी वो? टैक्सोनॉमी ऑफ कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स. इसका मतलब ये कि हमारा जो दिमाग सीखता है उसके लेवल्स को डिफाइन किया. और ब्लूम के इस काम को यूनिवर्सली सराहा गया, बहुत जगह इसका उपयोग किया गया, एप्लीकेशन हुआ. लेकिन ब्लूम के ही एक स्टूडेंट थे जिन्होंने उस टैक्सोनॉमी में थोड़ी बहुत चेंजेस की और उस टैक्सोनॉमी को और बेहतर बनाया, जिसे हम कहते हैं रिवाइज्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी बाय लॉरेन एंडरसन इन द क्लियर. अब आप ये पूछ सकते हैं कि मैम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी हम क्यों पढ़े, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पढ़ने की जरूरत क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी. ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को पढ़कर आप अच्छे लर्निंग आउटकम्स बना सकते हैं. ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को पढ़ के आप करिकुलम प्लानिंग कर सकते हैं. ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को पढ़कर आप ऑब्जेक्टिव्स को असेसमेंट के साथ रिलेट कर सकते हैं. जैसा मैंने आपको पहले बताया, हमारी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स कुछ और होती है, असेसमेंट में एग्जाम में क्वेश्चंस कुछ और पूछते हैं. जब ये दोनों अलाइन हो जाएंगे तब हमारे बच्चे वही जो पढ़ेंगे क्लास में उसी के हिसाब से क्वेश्चन पेपर आएगा और उसी के हिसाब से आंसर करेंगे, फेलियर्स कम हो जाएंगे.
ब्लूम्स टैक्सोनॉमी हमें ये बताता है कि सिर्फ नॉलेज, सिर्फ रटंत विद्या, रोट मेमोराइजेशन इनफ नहीं है। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में ये सिखाते हैं कि किस तरीके से आप नॉलेज को परमानेंटली एक्वायर कर सकते हैं। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की मदद से हम हायर लेवल्स ऑफ थिंकिंग में जा सकते हैं। आजकल सीबीएसई पूछती है ना आपसे हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन, हॉट्स। ये हॉट्स होते क्या है, ये आपको ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से समझ में आ जाएगा। और ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की सबसे अच्छी बात क्या है कि नॉलेज और लर्निंग दोनों को एक साथ मर्ज करती है। हमारे नॉलेज का मतलब ये है कि हमको मोबाइल नंबर याद है, अपने फादर का नाम याद है, मदर का नाम याद है, अकबर का जन्म कब हुआ था, सब याद है। लेकिन इसका यूज क्या है, इसको हम अपनी लर्निंग को कहाँ काम में ला रहे हैं, दैट यू विल अंडरस्टैंड व्हेन यू अंडरस्टैंड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी बेटर। तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव? लर्निंग ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है लर्निंग आउटकम। आप किसी भी कक्षा में जाने वाले होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप क्लास 7A में आज मैथ्स पढ़ाने वाले हैं। आप क्या सोच कर जाते हैं कि मुझे पॉलिनोमियल्स पढ़ाना है, लेकिन पॉलिनोमियल्स पढ़ाना आपका ऑब्जेक्टिव हो ही नहीं सकता। आपका ऑब्जेक्टिव यही होगा कि आप 10 मिनट बाद आपका ऑब्जेक्टिव ये होगा कि मैं अपने बच्चों के अंदर ये कैलकुलेशन स्किल्स कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ या इंप्रूव कर सकती हूँ। क्योंकि मैथमेटिक्स पढ़ाने का ऑब्जेक्टिव क्या है, मैथमेटिक्स पढ़ाने का ऑब्जेक्टिव आप कहीं भी देखेंगे पॉलिनोमियल्स नहीं। मैथमेटिक्स हम बच्चों को पढ़ाते हैं टू इंप्रूव देयर कैलकुलेशन स्किल्स, टू इंप्रूव देयर ऑब्जर्वेशन स्किल्स, टू इंप्रूव देयर साइंटिफिक थिंकिंग, टू इंप्रूव देयर दिस व्हाटएवर। तो आप पॉलिनोमियल्स के थ्रू कोई एक स्किल इंप्रूव कर रहे हैं बच्चे की। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप लर्निंग आउटकम लिखें तो वो लर्निंग आउटकम जो होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए कि जिससे मेरे बच्चे का कोई स्किल इंप्रूव और कैसे हो ये डिफाइंड। लर्निंग ऑब्जेक्टिव आप जब भी बनाते हैं तो प्लीज पूछिए अपने आप से, क्या मेरा लर्निंग ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक है, मेजरेबल है, अटेनेबल है, रियलिस्टिक है और टाइम बाउंड। यानी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी, फिर मैं 5 मिनट का ब्रेक दूंगी जिसमें आप एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। मैं आपको अनम्यूट करूंगी और आपसे पूछूंगी। अगर आपने आज मुझे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एक आध बनाकर नहीं सुना है, वो गलत ही हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं सुधारूंगी, तो फिर आगे सेशन लेंगे। प्लीज टीचर्स ध्यान दीजिए, लर्निंग ऑब्जेक्टिव बनाना टीचर का प्राइमरी वर्क है, इसको प्लीज समझिए। फॉर एग्जाम्पल मैं एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव आपके सामने रख रही हूँ। मान लीजिए मुझे क्लास में जाना है और मैंने लर्निंग ऑब्जेक्टिव रखा, आज मैं बच्चे को पूरा पोएम पढ़ा दूंगी। ये एक मेरा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। अब आप पूछिए, आज मैं अपने बच्चे को पूरा पोएम पढ़ाऊंगी, ये मेरा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। क्या ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक है? पूरा पोएम मुझे पढ़ाना है, हाँ स्पेसिफिक है, मुझे पूरा पोएम पढ़ाना है। मेजरेबल है, आपने क्या कहा, मैं पूरा पोएम पढ़ा दूंगी। आपने पढ़ाया या नहीं पढ़ाया कैसे पता चलेगा? ठीक है, आप कहेंगे मैम क्वेश्चंस पूछेंगे, तो आपने तो ये, आपका लर्निंग ऑब्जेक्टिव तो ये नहीं था कि पूरा पोएम पढ़ाऊंगी और समझाऊंगी भी, इसलिए वो मेजरेबल नहीं, क्योंकि आपका लर्निंग ऑब्जेक्टिव बहुत स्पेसिफिक नहीं है। पूरा पोएम है, लेकिन पूरे पोएम में क्या पढ़ाओगे? या पूरे पोएम की मीनिंग पढ़ाना चाहते हैं, या पूरे पोएम की रेसिटेशन दिखाना चाहते हैं, या पूरे पोएम के अंदर जो हमारे ड्रामेटिकल डिवाइसेस यूज हुए हैं आप उसके बारे में बताना चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? आप स्पेसिफिक नहीं है। क्या हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव अटेनेबल है? क्या आप 35 मिनट के पीरियड में पूरा पोएम पढ़ा सकते हैं विद ऑल द जस्टिस? क्या आपका लर्निंग ऑब्जेक्टिव रियलिस्टिक है? ऐसा कोई लर्निंग ऑब्जेक्टिव तो नहीं है कि हम स्पाइडरमैन बन के इधर कूदेंगे उधर कूदेंगे उधर कूदेंगे, ये कभी संभव ही नहीं। और क्या मेरा लर्निंग ऑब्जेक्टिव टाइम बाउंड है? 35 मिनट के हिसाब से मैंने अपना लर्निंग ऑब्जेक्टिव बनाया। यानी जब भी लर्निंग ऑब्जेक्टिव बनाए प्लीज पूछे स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल आपने एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव बनाया कि आज के मेरे इंग्लिश के पीरियड में एक पोएम है डैफोडिल्स नाम का। उस पोएम के पहले स्टैंजा में जितनी भी पोएटिक डिवाइसेस यूज हुए हैं, मैं उन पोएटिक डिवाइसेस के बारे में अपने बच्चे को बताऊंगी। मेरा बच्चा 35 मिनट के बाद उन सारे पोएटिक डिवाइसेस का नाम ले सकेगा जो इस पोएम के पहले स्टैंजा में यूज हुआ है। क्या ये स्पेसिफिक है?
मेजरेबल है, अटेनेबल है, रेलेवेंट है और टाइम बाउंड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि मैंने क्या रखा है अपना लर्निंग ऑब्जेक्टिव कि इस 35 या 40 मिनट के अंदर एक पोएम के पहले पैराग्राफ के जितने भी पोएटिक डिवाइसेस हैं वो मैं यूज करूंगी। बच्चे को उसका नाम बता दूंगी, बच्चे को उसकी पहचान करा दूंगी। चाइल्ड विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज एंड आइडेंटिफाई द पोएटिक डिवाइसेस। तो ये बहुत ही स्पेसिफिक, मेजरेबल, रेलेवेंट, टाइम बाउंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। अब मैं यहाँ स्टॉप करी अपना स्क्रीन शेयरिंग और मैं वापस जा रही हूँ आपके पास, और अब मैं आपको ये टास्क दे रही हूँ कि आप अगला 5 मिनट में आपको दे रही हूँ। मैं जो मैडम है जो मेरे साथ कोऑर्डिनेट करती हैं वो एक एक करके नाम बुलाएंगी और मैं एक एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव आप लोग सबसे सुनना चाहती हूँ। ये आपका टास्क है फॉर द नेक्स्ट 5 मिनट्स। मैं आपको 5 मिनट का समय दे रही हूँ, उसके बाद मैं आपको अनम्यूट कर दूंगी। आप अपने आप को अनम्यूट करके मेरे सवाल का जवाब दे सकते हैं। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ऑल ऑफ यू प्लीज गेट इनटू इट। जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं, जो भी क्लास आप पढ़ाते हैं, एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव बनाकर चलिए, ठीक है?
Okay, teachers, I hope you've done it. I'm unmuting you. You're already unmuted. You can turn on your microphone and please start. Chalo, who will unmute her or himself first? Who will unmute himself or herself first? Please teachers, you need to speak up. अगर आप कुछ समझेंगे नहीं, आप समझ रहे हैं, तो what is the use? There's no use no continuing this session. कोई इसमें से नहीं है जो एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव मुझे बता सकता है? तो ये बताइए कि हमारा फायदा क्या हुआ ये सेशन लेकर, क्या फायदा हो रहा है? यस मोनिका मैम, आपके स्क्रीन के नीचे देखिए एक ऐसा माइक जैसा बटन है, उसको क्लिक कीजिए, मैम. You will be able to unmute. आप unmute है, मोनिका मैम. Actually, we are in class right now. That's why we can't ask questions. Yes, Monica ma'am, you want to say something? Please speak. Actually, we are in class, ma'am, right now. That's why we can't speak. Not able to speak, Monica ma'am? Yes, ma'am. You're not able to speak? Okay. Then I think I have to only continue. You people have planned not to help Mitali ma'am in the sessions. Okay. चलो then. So आप कुछ स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स बनाइए, उसको लिखिए, उसको प्रैक्टिस करिए, वो आपके लिए हेल्पफुल होगा डियर टीचर्स. अदरवाइज आप ऑब्जेक्टिव्स बनाना ही नहीं जानेंगे कभी. अब हम लोग आते हैं उस पे जिसके बारे में हम तब से चर्चा कर रहे थे, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी. तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो आपको स्क्रीन के बाईं तरफ दिख रहा होगा, एक दाहिने तरफ दिख रहा होगा, बीच में एक लाइन है. बाईं तरफ वाला पुराना है जिसमें 1956 लिखा हुआ है, दाहिने तरफ वाला 2001 है जो नया है. दोनों में फर्क क्या है कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में जो टर्म्स हैं, आप बाईं तरफ वाला देखिएगा सारा नाउन है, दाहिने तरफ वाला देखिए सारा वर्ब है. तो न्यू ब्लूम्स टैक्सोनॉमी सेज कि हम वर्ब्स से रखें. ठीक है, तो हम दाहिने वाला ही आपसे डिस्कस करते हैं. देखिए, इंसान का दिमाग कुछ ऐसा होता है, इस पिरामिड की तरह, इस ट्रायंगल की तरह, जिसमें सबसे ज्यादा हमारे दिमाग में क्या भरा हुआ होता है? फैक्ट्स. रिमेंबर, हम रिमेंबर सबसे ज्यादा करते हैं. हम बच्चों को भी देखिए रोट लर्निंग सबसे ज्यादा कराते हैं. इसके बाद क्या आता है? इसके बाद बहुत कम अंडरस्टैंडिंग. हम जितनी चीजें याद रखते हैं उसको समझते हैं क्या? उससे भी कम हम क्या करते हैं? अप्लाई. जैसे मैंने कुछ पढ़ा और उसको अपने रियल लाइफ में अप्लाई किया. उससे भी कम हम क्या करते हैं? एनालाइज, सोचने समझने की शक्ति. किसी ने आपको एक थप्पड़ मारा, आपने तुरंत पलट के एक थप्पड़ मार दिया, आपने सोचा भी नहीं कि क्यों मारा, क्या हुआ, क्या गलत है, क्या सही. कोई आपके साथ झगड़ा करता है, आप भी झगड़ा करने लगते हो. इवैल्यूएट. इवैल्यूएट का मतलब आपके सामने 4 चीजें रखी हैं, आपको ये पता करना कौन सी सबसे अच्छी क्वालिटी की है. इवैल्यूएशन जो आप रोज करते हैं, रोज आप कॉपी करेक्शन करते हैं, लेकिन आपके दिमाग में इवैल्यूएशन का मतलब सिर्फ करेक्शन वर्क ही. ह्यूमन बीइंग्स आर आल्सो इवैल्यूएटेड, देयर वर्क इज इवैल्यूएटेड, देयर बिहेवियर इज इवैल्यूएटेड. और जब ये सारी चीजें पॉसिबल होंगी, जब आप रिमेंबर भी करेंगे, अंडरस्टैंड भी करेंगे, अप्लाई भी
करेंगे, एनालाइज भी करेंगे, इवैल्यूएट भी करेंगे, तब जाकर आप एक ऐसी स्थिति में पहुंचेंगे जहां आप क्रिएट कर सके इन्वेंशंस, डिस्कवरीज। हम कहते हैं ना, आइंस्टाइन ने ये किया, न्यूटन ने ऐसे किया, डार्विन ने वैसे किया, रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये किया, सीआर दास ने वो किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सीवी रमन, दे आर ऑल क्रिएटर्स, क्योंकि उन्होंने सिर्फ रिमेम्बरिंग पे फोकस नहीं किया। उन्हें जो कुछ भी रिमेम्बर करने के लिए टीचर ने बोला, उसको उन्होंने अंडरस्टैंड किया, अप्लाई किया, एनालाइज किया, एवेल्युएट किया, इसलिए वो क्रिएशन तक पहुंच पाए। और सिर्फ उनके टीचर ने नहीं बोला, उनके टीचर ने करवाया। क्या आप अपने बच्चों को अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज, इवैल्यूएट कराते हो? हाँ या ना, ये तो आप ही बोल सकते हैं, लेकिन आपने तो कसम खा ली कि आप कुछ बोलेंगे ही नहीं मिताली मैम की क्लास में। ओके, चलिए। सो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का बेटर वर्जन क्या है? ऑलवेज रिमेंबर एक्शन वर्ड्स। जैसे instead of saying did you understand, did you learn, did you appreciate, did you become familiar with, better words क्या है? Define, categorize, calculate, critic, interpret, create, summarize, hypothesize, defend। अब टीचर्स आप खुद ही सोचिए, ये जो एक्शन वर्ड्स की लिस्ट मैंने आपको यहाँ दी है स्क्रीन पर, क्या उसमें से कोई भी एक्शन वर्ड आप अपने क्वेश्चन पेपर में यूज करते हैं? कोई भी एक्शन वर्ड? तो हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से कोसों 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 दूर है। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को अपनाइए, उसे अपना करिए। ऑलवेज यू आर गिविंग क्वेश्चंस, व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हेन, उसकी जगह डिफाइन, कैटेगराइज, कैलकुलेट, क्रिटिक, इंटरप्रेट, क्रिएट, समराइज, हाइपोथेसाइज, डिफेंड, ऐसे क्वेश्चंस डालिए। अब थोड़ा थोड़ा आपको समझाती हूँ, हर पायदान के बारे में आपको थोड़ा बहुत जानकारी देनी। सबसे नीचे क्या है? लोअर लेवल, कॉग्निशन के लोअर लेवल्स क्या है? नॉलेज, रिमेम्बरिंग। जैसे नॉलेज रिमेम्बरिंग का मतलब होता है, आप ऐसे रिकॉल टाइप का क्वेश्चन पूछो, बेटा आपके पापा का मोबाइल नंबर क्या है? बेटा अकबर किस साल में जन्म लिए थे? बेटा अकबर के बेटे का नाम क्या है? राइम सुना दो। दीज आर नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस। यानी इसके आंसर्स आप तभी दे पाओगे जब आपने कुछ मेमोराइज किया हो, जब आपने कुछ मेमोराइज किया हो। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? किस टाइप का क्वेश्चन होता है मेमोराइजेशन क्वेश्चन? डिफाइन, लिस्ट, नेम, रिकॉल, ये सारे आपके मेमोराइजेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। जब आप किसी बच्चे को कहते हैं डिफाइन करो, लिस्ट करो, नाम बताओ, ईयर बताओ, तो दिस आर ऑल मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस। नेक्स्ट है अबिलिटी अंडरस्टैंडिंग में जाते हैं। अंडरस्टैंडिंग मतलब मैंने याद तो किया लेकिन मैंने समझा भी उसको। अगर मैं भूल भी जाऊं तो मैं समझ के कर सकता हूं। जैसे मैथ्स का कोई फॉर्मूला है, आपने याद कर लिया, आप जरा सा सोचिए, एक स्क्वायर या एक डिजिट या एक नंबर इधर से उधर हो जाए, आपका पूरा फॉर्मूला गलत हो जाएगा, आपकी सारी आंसर गलत हो जाएगी। लेकिन अगर आपने समझ के फॉर्मूला को डिराइव करना सीख लिया, तो अगर आप भूल भी जाओ तो फिर से डिराइव करो। ठीक है, आपने रटा, लेकिन आप फिर से उसको क्रिएट कर सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चंस कैसे होते हैं? एक्सप्लेन, समराइज, डिस्टिंग्विश बिटवीन, या अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट लेवल पे अगर हम आए तो वो है, अब यहां से एप्लीकेशन, थर्ड लेवल है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का। यहां से हमारा शुरू हो जाता है हायर लेवल क्वेश्चंस, एप्लीकेशंस। फॉर एग्जांपल, जब हम किसी गर्म चीज को छूते हैं तो हमारा हाथ जल जाता है, ये टीचर ने पढ़ाया। हॉट चीज को छूने से हाथ जल जाएगा। इसका एप्लीकेशन क्या है? एक कैंडल जल रहा है, एक बच्चा उसके अंदर अपनी हाथ नहीं घुसाता है। क्यों नहीं घुसाता है? क्योंकि उसको टीचर ने पढ़ाया है क्लास में, गर्म चीज को छूओगे तो हाथ जल जाएगा। अब बच्चे को पता है कि कैंडल में फायर है, वो फायर गर्म होता है, उसमें हाथ डालूंगा तो जल जाएगा। इससे बच्चे ने क्या कैंडल फायर के अंदर, फ्लेम के अंदर हाथ नहीं डाला। ये एप्लीकेशन। जब हम किताबों में जो चीजें पढ़ते हैं उसे अपने रोजमर्रा की जिंदगी में ला सकते हैं, उसी को एप्लीकेशन कहते हैं। सो प्लीज अंडरस्टैंड, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस में वर्ब्स कैसे होते हैं? डेमोन्स्ट्रेट, अरेंज, रिलेट। ठीक है, नेक्स्ट इज एनालिसिस। व्हाट इज एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन?
ability to break material down into its component parts and understand its underlying structure. एनालिसिस मतलब होता है एक बड़े से चीज को छोटे 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 टुकड़ों में बांट कर उसको समझना। एक बहुत बड़ा सा चीज है, उसको स्मॉल पार्ट्स में मैंने बांट लिया, एक एक पार्ट को समझेंगे, फिर सबको एक साथ इकट्ठा कर देंगे तो मेरे बड़े पार्ट का रिजल्ट आ जाएगा। Are you understanding? Draw a relationship between the ideas, differentiate, estimate, infer. So always remember analysis means breaking up. DNA क्या है वो? हमारे लाइफ का सबसे छोटा एक स्ट्रक्चर। So analysis means breaking bigger components into smaller components and then trying to understand them. Next, evaluation. What is the meaning of evaluation? Evaluation means judgment. क्या हम अपने बच्चे को जजमेंट का टैलेंट देते हैं? क्या हम अपने बच्चे से कहते हैं कि देखो बेटा, लाइफ में जो तुम देख रहे हो सिर्फ उसी में जजमेंट करो, उसके बियॉन्ड भी बहुत कुछ है। जब हम बच्चे को इंग्लिश में ऐसा क्वेश्चन देते हैं, राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ दिस पर्सन, कैरेक्टर स्केच जब बच्चा लिखता है, क्या वो सिर्फ ये लिखता है वो मोटा था, वो पतला था, उसके बाल नहीं थे, उसके बाल थे, नहीं, या उसके एट्रिब्यूट्स, उसके कैरेक्टर के बारे में भी लिखता है कि वो एक ऐसा आदमी था जो दूसरे की मदद करता था। हो सकता है किताब में कहीं नहीं लिखा हो, लेकिन कुछ ऐसा स्टोरी में नरेट किया गया है जिससे कि समझ में आ रहा है कि वो मदद करता है। क्लियर? सो प्लीज अंडरस्टैंड कि जजमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट फाइटर है। बहुत सारे हमारे बच्चे गलत जजमेंट कर लेते हैं, किसी दुश्मन को दोस्त समझ लेते हैं, किसी गलत इंसान को अपना लाइफ पार्टनर बना लेते हैं और उनकी पूरी जिंदगी हेल हो जाती है। So the art of being judgmental is also very very important और हमें हमारे बच्चों को वो आर्ट सिखाना चाहिए। नेक्स्ट, और जब ये सारी चीजें हो जाती हैं तो फाइनली क्या आता है? फाइनली आता है क्रिएशन। क्रिएशन मतलब बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी, टुकड़ों में पढ़ी, ब्रेक करके पढ़ा, एनालाइज किया, अब उन सारे टुकड़ों को मिला लो एक साथ और एक नई चीज बन जाए। मान लीजिए मैम, आपको कोई नींबू भी दे दे, पानी भी दे दे, हनी भी दे दे, ये तीन चीज दे दे, तो क्या आप सिर्फ एक नींबू पानी ही बना सकते हैं उससे? और भी तो बहुत कुछ बना सकते हैं ना। वही नींबू है, वही पानी है, वही हनी, लेकिन अगर मैं 10 लोगों को दूं तो 10 अलग चीजें बना सकते हैं। 10 लोगों का एक चीज भी बनाएंगे तो टेस्ट अलग हो। इसी को कहते हैं क्रिएशन। टीचर ने नॉलेज सबको दिया, सबको पढ़ाया, सबको समझाया, लेकिन किस बच्चे ने उसको कैसे रिसीव किया, कैसे एनालाइज किया, कैसे इवैल्यूएट किया, ये अलग है। तो जब हम बहुत सारे फ्रैगमेंट्स को एक साथ जोड़ते हैं तो हमारे पास कुछ यूनिक, कुछ ओरिजिनल आता है और इसी को कहते हैं क्रिएशन। जैसे इन्वेंशंस, डिस्कवरीज, ये सारा क्या है? इट्स अ पार्ट ऑफ क्रिएशन। यानी जब हमारा दिमाग अपने सबसे उछले पैदान पे काम कर रहा है, सबसे ज्यादा हमारा दिमाग काम कर रहा है, देन क्रिएट। अगर हम कुछ लिख भी रहे हैं, कोई कविता हमने लिख ली, कोई कहानी हमने लिख ली, कोई लेख हमने लिख लिया, वो भी क्रिएशन है, वो हमारा अपना है, क्रिएशन है, मैंने क्रिएट किया। टीचर ने सबको बताया एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है, ये क्या है, वो क्या है, फिर टीचर ने उस नॉलेज को अप्लाई करना सिखाया, टीचर ने समझाया, टीचर ने अप्लाई करना सिखाया, टीचर ने एनालाइज करना सिखाया, टीचर ने इवैल्यूएट करना सिखाया कि देखो अगर दो शब्दों को ऐसे लिखोगे तो ऐसा लगेगा, वैसे लिखोगे तो वैसा लगेगा, और फिर टीचर ने बताया कि देखो इन शब्दों को मिला दोगे तो कुछ ऐसा बनेगा, और फिर बच्चे ने एक कहानी बना ली, एक पोएम बना लिया, एक ऐसे बना लिया। इज क्रिएटिव। आई अंडरस्टैंडिंग क्रिएशन का मतलब सिर्फ डिस्कवरी, इन्वेंशन, आइंस्टाइन वाली नहीं होती है, ये जो कविता लिखते हैं वो भी क्रिएशन। नेक्स्ट, रिवाइज्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, यानी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। आपने क्या एरो को ध्यान दीजिए प्लीज, ये एरो किधर जा रही है, ये एरो किधर जा रही है? ये एरो आपको लेके जा रही है नीचे से ऊपर की तरफ, यानी ये एरो आपको बताती है कि रिमेम्बरिंग सबसे निचला पैदान है। सिर्फ रिमेम्बरिंग 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 मत करो, रिमेम्बर करके उसको समझाओ, तब बच्चा याद रखेगा, समझ कर याद करेगा। फिर उसको अप्लाई करना सिखाओ, एनालाइज करना सिखाओ, इवैल्यूएट करना सिखाओ, और जब ये चीजें बच्चा सीख जाएगा तो फिर वो क्रिएशन की तरफ बढ़ेगा। और सबसे महान चीज यही है कि जो टीचर अपने बच्चे को कुछ क्रिएट करने लायक बनाता है, नहीं तो आप अपने बच्चे को सिर्फ रटने के लायक ही बनाते हैं।
अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, आप ऐसा टीचर नहीं बनना चाहते, तो अपने बच्चे को अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, इवैल्यूएशन सिखाइए ताकि आपका बच्चा आगे चल के कुछ क्रिएट कर सके। ठीक है। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है, इसकी आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं भी इसकी स्क्रीनशॉट ले रही हूँ, ये मैं निकाल कर अपने पास रखूंगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये चार्ट, ये टेबल, क्योंकि ये टेबल जो है वो हमें ये बताता है कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के तहत अगर हम नॉलेज बेस्ड, जैसे मान लीजिए मैं लर्निंग आउटकम की बात कर रही हूँ, तो अगर आप नॉलेज बेस्ड लर्निंग आउटकम बनाएंगे तो आपका आउटकम क्या होगा? टुडे the students will learn how to define light. Today the students will be able to identify the different parts of a plant. Today the students will be able to describe mitosis and meiosis. Today the students will recognize alphabets from A to H. Today the students will tell, explain, recite poem Johnny Johnny Yes Mama. ये नर्सरी से क्लास 12 तक के लिए। अगर आप अंडरस्टैंडिंग बेस्ड लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे तो ऐसा बनाएंगे: समराइज, इंटरप्रेट, क्लासिफाई, कंपेयर। एप्लीकेशन बेस्ड आप लर्निंग आउटकम्स बनाएंगे, उसमें होगा सॉल्व, चेंज, रिलेट, कंप्लीट, यूज। यानी मैं ये कहना चाह रही हूँ माय डियर टीचर्स कि इन वर्ब्स को यूज करिए, प्लीज जितना हो सके आप इन वर्ब्स को यूज करिए, यूज करिए, यूज करिए। एनालाइज करना सिखाते हैं, कंपेयर एंड कंट्रास्ट, दोनों के डिफरेंसेस बताओ, रिलेट करो, कनेक्ट करो, कोरिलेट करो, इलस्ट्रेट करो, कंक्लूड करो। इवैल्यूएशन यानी आप बता रही है, जजमेंट कर रहे हैं, क्रिटिसाइज, रिफ्रेम, जज, डिफेंड। मिस्टर डॉरिस ने उसका मर्डर किया, उसको डिफेंड करो। जस्टिफाई करेंगे कि क्यों मिस्टर डॉरिस ने उसका मर्डर किया। दिस कैन हैपन इन ऑल सब्जेक्ट्स। एंड फाइनली क्रिएशन की तरफ जब बच्चा जाएगा तो डिजाइन करेगा, एक ऑलरेडी डिजाइन उसको मॉडिफाई करेगा। जैसे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पहले भी थी, उसको स्टूडेंट ने मॉडिफाई किया, लॉरेन एंडरसन ने मॉडिफाई किया, कुछ नया क्रिएट किया। तो मॉडिफाइंग, रोल प्ले, डेवलप, रीराइट, कोलैबोरेट, इस चीज, इस थ्योरम को इस थ्योरम के साथ जोड़ दो, दोनों थ्योरम को जोड़ने से तीसरा थ्योरम बना जो बेमिसाल है और अच्छा है। तो जब आप इस टाइप के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स लेकर जाओगे अपने क्लास में, लेकिन याद रखना माय डियर टीचर्स, ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आप क्लास में लेकर जा रहे हो, लेकिन आपकी क्वेश्चंस भी ऐसी होनी चाहिए। जब आप क्लास में आपका लर्निंग ऑब्जेक्टिव है डिफाइन फोटोसिंथेसिस, तो आपके एग्जाम का क्वेश्चन भी होना चाहिए, राइट द डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऐसा नहीं हो कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव था डिफाइन और क्लास में पूछ दिए कि फोटोसिंथेसिस हैपेंस ओनली इन ग्रीन प्लांट्स, व्हाई? ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर आप क्लासरूम में जाओगे with learning objectives which are based on knowledge, understanding, application, analysis, evaluation and creation, ये सारी चीजें जब आप डील करोगे क्लास में तो डेफिनेट है कि आप कुछ भी क्वेश्चन बनाओ बच्चा उसका आंसर कर सकता है। लेकिन आप किस लेवल के टीचर हैं आपको समझना है, आप कहाँ तक अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं वो आपको समझना है। तो आप अगर नॉलेज डोमेन में ही है तो नॉलेज लेवल के क्वेश्चन पूछिए, अंडरस्टैंडिंग डोमेन में है अंडरस्टैंडिंग लेवल के क्वेश्चन पूछिए, एप्लीकेशन डोमेन में है एप्लीकेशन लेवल के क्वेश्चंस पूछिए, एनालिसिस डोमेन में है एनालिसिस लेवल के क्वेश्चंस पूछिए। डिपेंड्स अपॉन व्हाट यू आर टीचिंग इन द क्लास। योर टीचिंग लर्निंग एंड योर असेसमेंट शुड गो हैंड इन हैंड। ये नहीं होना चाहिए टीचिंग लर्निंग कुछ और हो गया और असेसमेंट कुछ और हो गया। ठीक है। सो प्लीज रिमेंबर कि लॉट्स में हम लोग क्या पूछते हैं, लोअर ऑर्डर थिंकिंग में हम लोग क्या पूछते हैं, lot of question in your question paper is of remembering, understanding and application, and very few questions are based on analysis, evaluation and creation. तो CBSE जो आपको हायर ऑर्डर थिंकिंग के बारे में बोलती है कि हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस होने चाहिए, हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस होने चाहिए, CBSE का यही कहना है कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन, इवैल्यूएशन बेस्ड क्वेश्चन और क्रिएशन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। आपके क्वेश्चन पेपर में सिर्फ रिमेम्बरिंग और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस नहीं होनी चाहिए, वो गलत है। ठीक है। एंड नेक्स्ट आपको ये बताऊं, अब इसको उलट दीजिए, आपका दिमाग पिरामिड की तरह नहीं लगना चाहिए, आपका दिमाग उल्टा पिरामिड की तरह होना चाहिए, जहाँ क्रिएशन, इवैल्यूएशन, एनालिसिस सबसे ज्यादा होना चाहिए, एप्लीकेशन उससे कम, अंडरस्टैंडिंग उससे कम और रिमेम्बरिंग उससे भी कम। उलट दीजिए आप दिमाग की पिरामिड। जब आप क्लासरूम में जाते हैं एज अ टीचर, याद रखिए सबसे ज्यादा क्रिएशन, इवैल्यूएशन, एनालिसिस की बात होनी चाहिए। कोई भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हो, उससे कम एप्लीकेशन, उससे कम अंडरस्टैंडिंग एंड फाइनली रिमेम्बरिंग की बातें सबसे कम होनी चाहिए, बिकॉज ये दिमाग को संकीर्ण करता है, दिमाग को रिस्ट्रिक्ट करता है। ठीक है।
सो एक चीज याद रखो टीचर्स, ही हु लर्न्स बट डज नॉट थिंक इज लॉस्ट। तो थिंकिंग भी हमको सिखानी है बच्चों को। थिंक कैसे थिंक करेगा, पहले रिमेंबर करेगा, उसके बाद अंडरस्टैंड करेगा, अप्लाई करेगा, एनालाइज करेगा, इवैल्यूएट करेगा, क्रिएट करेगा। दिस इज हाउ यू टीच थिंकिंग। अगर आप इसमें से कोई भी एक छोड़ दीजिएगा तो याद रखिए आपने अपने बच्चे को सोचना नहीं सिखाया। थिंकिंग कैन ऑल्सो बी टॉट टू द स्टूडेंट्स। यस, हाउ टू थिंक कौन सिखाएगा ये मेरे बच्चों को? आप सिखाओगे, टीचर्स सिखाएंगे। हाउ टू थिंक एट डिफरेंट लेवल्स। नीची सोच, रिमेंबर, उससे ऊपर अंडरस्टैंडिंग, उससे ऊपर एप्लीकेशन, फिर एनालिसिस, इवैल्यूएशन एंड फाइनली creation. So this is a thinking process of the brain. This is how we learn through the brain. So all these components of thinking have to be included in your process. That's all from me today. Thank you so much. Now if you want to ask any questions, you're most welcome to do so. Please come along with your questions if you have any. No one ever asks any questions. When I will meet your ma'am, I will definitely tell this. The Centraza teachers are not asking questions because they don't like the तारीफ। ऐसा है क्या? आप मुझे पसंद नहीं करते, मेरे सेशंस को नहीं पसंद करते, इसलिए आप मुझसे कभी कोई सवाल नहीं करते। आप अगर मुझसे सवाल करेंगे टीचर्स, मुझे बहुत खुशी होगी। I'll be very happy. Okay then, see you in the evening from 6 to 7. 6 से 7 in the evening. Okay? Thank you so much. Thank you. भाई बिल्कुल सीरियसली फोन में लगातार किया देखिए